माँ, सास ससुर तो मेरे कब्जे में आ गए और मेरी ननद बावली है। आपको पता है, मैं रोज रोज उससे कोई ना कोई बहाना बनाकर घर के काम करवा लेती हूँ और वो बावली एक बार भी मना नहीं करती। अब आज सुबह की बात लो, मैंने उसे बोला कि सुंदरी, मेरी कमर में दर्द हो रहा है, जरा सबका खाना बना दे। तो पता है माँ वो बेवकूफ क्या बोली? ठीक है भाभी, पहले मैं खाना बना देती हूँ, उसके बाद आपकी कमर की मालिश भी कर दूंगी। उस बेवकूफ ने एक बार ये भी नहीं पूछा कि कुछ देर पहले तो आप मजे से एक्सरसाइज कर रहे थे, तब कमर में दर्द क्यों हुआ? अरे वाह, फिर तो तेरे मजे हैं ससुराल में। लगता है उस रोज जो मैंने तुझसे कहा था, तूने उस पर अच्छे से अमल किया है। देख बेटी, ससुराल में खुश रहना है तो उसका एक ही फंडा है, अपने सास ससुर को अपने कब्जे में रखना। और तेरी ननद है, उसकी शादी तो तू किसी भी छोटे से घर में करवा दियो। अपने आप सारी उम्र वहाँ काम में पिसती रहेगी तो तेरे यहाँ आना जाना कम होगा उसका। हाँ माँ, ये तुम्हारे दिए हुए संस्कार हैं जिन पर मैं अमल कर रही हूँ। ये है संध्या मिश्रा, जो कि नागपुर शहर में मिश्रा जी के घर में नई बहू बनकर आई थी। उसकी शादी को अभी 2 महीने ही हुए थे। संध्या काफी तेज तर्रार और बातों की माहिर थी। उसके ससुराल में उसकी सास निर्मला, ससुर रामदीन, पति विशाल और एक ननद सुंदरी रहती थी। ऐसे एक रोज रात को, इसे इतनी भी अक्ल नहीं है, ये इस वक्त रात को हमारे कमरे में क्या कर रही है? भाभी, वो मैं ये आपके लिए काजू बादाम डालकर दूध लाई थी। सुबह आपकी कमर में दर्द था ना? ओहो, अच्छा, वहाँ टेबल पर रख दो। सुंदरी अपनी भाभी को दूध देकर चली जाती है। ऐसे कुछ दिन के बाद, भाभी आज आप खाने में क्या बना रही हो? मेरी प्यारी ननद को क्या खाना है? मुझे तो पनीर बहुत पसंद है। अच्छा, तो ऐसा करो, पहले तुम मसाला काट कर रख लो और उसके बाद आटा लगा देना, फिर सलाद भी काट लेना। मैं पनीर लेकर आती हूँ, आकर मैं पनीर बना लूंगी। मेरी प्यारी ननद का इतना मन जो है। आप बेफिक्र होकर जाओ भाभी, मैं कर लूंगी। अच्छा सुनो, वो थोड़ी बर्तन उन्हें भी धो लेना। तुम कहती हो ना तुम्हें पानी में काम करने में मजा आता है। ठीक है भाभी, मैं सब कर लूंगी। अपनी भाभी के कहने पर एक बार फिर वो काम में लग जाती है। हेलो निशा, तू जल्दी से मुझे बीकानेर वाले के पास मिल जा। आज गोलगप्पा पार्टी करते हैं, उसके बाद पिज्जा भी खाएंगे, बड़े दिन हो गए खाए हुए। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। घर पर बेचारी ननद कामकाज में लगी हुई थी तो वहीं उसकी चालाक भाभी अपनी सहेली के साथ मजे से गोलगप्पे के बाद पिज्जा एंजॉय कर रही थी। काफी देर तक अपनी सहेली के साथ गप्पे मारने के बाद वो घर लौट जाती है, लेकिन इन सब में वो पनीर लाना भूल जाती है। भाभी आ गई आप? काफी वक्त लग गया। हाँ, वो पास वाली दुकान बंद थी ना, तो काफी दूर जाना पड़ा पनीर लेने, लेकिन वो तो वहां भी खत्म हो गया था। कोई बात नहीं भाभी, थोड़ा सा पनीर बचा था फ्रिज में, मैंने उसी की सब्जी बना दी। ओह अच्छा, ठीक किया। अच्छा सुंदरी, मेरा पेट ना थोड़ा अपसेट है, भूख सी नहीं लग रही, दर्द भी कर रहा है, तो ऐसा करना, रोटी भी तुम ही बना लेना। तुम्हारे नरम हाथों से रोटी भी बड़ी अच्छी नरम नरम बनती है। रोटी बनाकर तुम खाना खा लेना, तुम्हारे भैया आए ऑफिस से तो उनको भी डाल कर दे देना। उसके बाद बर्तन धोकर तुम भी सो जाना। ठीक है मेरी प्यारी ननद। एक बार फिर से अपनी ननद को बावला बनाकर संध्या आराम करने चली जाती है। 2 दिन बाद उसके सास ससुर भी लौट आते हैं। लीजिए माँ जी, बाबूजी, आपके लिए शरबत। गर्मी में आते हुए थक गए होंगे ना आप? ला बहू, सचमुच तो ना बड़ी अच्छी है। हाँ, हमें खुशी है कि हमें इतनी अच्छी और संस्कारी बहू मिली। ये तो मेरा भी सौभाग्य है कि मुझे इतना अच्छा ससुराल मिला। इसी तरह संध्या उन्हें अपने जाल में फंसाती रहती। अगले दिन, ले बहू, ये सूट तेरी मासी सास ने तेरे लिए भिजवाया है और ये वाला सुंदरी तेरे लिए। इस ननद का सूट तो मेरे सूट से कितना अच्छा है, कढ़ाई और रंग भी कितना प्यारा है। एक काम करती हूँ, इस बाबली के साथ फिर से कोई नाटक करके इसका ये सूट हथिया लेती हूँ। अब संध्या एक और चाल चलती है। वो अपने ननद के कमरे में जाती है। भाभी आप यहाँ, कुछ चाहिए था क्या? वो सुंदरी, मैं कह रही थी कि ये वाला रंग तुम पर बड़ा खिलेगा और ऐसा रंग तुम्हारे पास है भी नहीं ना, तो इसे तुम रख लो। सच में भाभी, ये वाला रंग मुझ पर खिलेगा? ठीक है, फिर इसे मैं ही रख लेती हूँ, आप ये वाला ले लीजिए। संध्या खुशी खुशी वो सूट लेकर वहां से चली जाती है। वैसे बावली ननद होने का भी अलग ही मजा है, जितना मर्जी फायदा उठा लो, बावली को कुछ समझ ही नहीं आता। ऐसे ही दिन बीतते हैं और एक रोज, सुमित्रा, अपनी सुंदरी अब बड़ी हो गई है। मेरा दोस्त है ना, उसके लिए एक रिश्ता भेजा है। कल लड़के वाले उसे देखने आने वाले हैं। क्या सचमुच बेटियां कितनी जल्दी बड़ी हो जाती हैं, पता ही नहीं चलता। अगले दिन लड़के वाले उनके घर आते हैं तो संध्या सोचती है, अगर ये बावली लड़के वालों को पसंद आ गई तो फिर मेरा क्या होगा?
घर का काम तो आधे से ज्यादा मैं इससे करवा लेती हूँ। नहीं 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 नहीं, अभी कुछ महीने और ऐश ले लेती हूँ। इसके लिए मुझे इसका रिश्ता तोड़वाना होगा। लड़के वाले आते हैं तो संध्या जानबूझकर अपनी ननद का भारी भरकम सा मेकअप कर देती है। कुछ देर बाद वो चाय लेकर आती है। वाह भाई, लड़की तो बड़ी सुंदर है, लेकिन इसने मेकअप कुछ ज्यादा ही पोता हुआ है। पहले इसको बोलो ये मेकअप हटा कर आए, हम इसकी असली सुंदरता देखना चाहते हैं। अरे लेकिन ये क्या बात हुई बहन जी, अब लड़की है, थोड़ा बहुत तो सजेगी ही ना। हाँ, लेकिन दिल की तसल्ली के लिए। वो क्या है ना, हमारे पड़ोस में भी ऐसे ही हुआ था। लड़की देखने गए तो वो ढेर सारा मेकअप पोत कर आ गई। सबने उसे पसंद कर लिया, लेकिन जब ब्याह कर आई तो सब उसकी असलियत देख हैरान थे। अब आंटी जी इतना कह रही हैं तो सुंदरी का मुंह धुलवाई देते हैं ना माँ जी। आखिर इनको भी तो पता चले कि अपनी सुंदरी असल में कितनी सुंदर है। संध्या जबरदस्ती अपनी ननद का चेहरा धुलवा कर ले आती है, जिसे देख लड़के वाले हैरान रह जाते हैं। सुंदरी के चेहरे पर कई सारे दाने उभर आए थे। दरअसल ये सारा प्लान संध्या का ही था। उसी ने जानबूझकर एक्सपायरी मेकअप अपनी ननद के चेहरे पर लगाया था और लड़के वालों को फोन पर अनजान नंबर से उसी ने मैसेज डाला था कि लड़की के चेहरे पर खूब सारे दाग धब्बे हैं, इसलिए उसने चेहरा बिना मेकअप के देख कर आए। सुंदरी के चेहरे पर इतने सारे दाग धब्बे देख वो हैरान रह जाते हैं। देखा बहन जी, आप तो बड़ा कह रही थी कि आपकी बेटी चांद का टुकड़ा है, लेकिन आपके इस चांद पर तो कितने सारे दाग धब्बे हैं। चलो जी, हमें नहीं करनी आज शादी। नहीं बहन जी, अचानक सुंदरी के चेहरे पर इतने धब्बे। लड़के वाले वहाँ से चले जाते हैं और संध्या बड़ी खुश होती है। फाइनली अब मेरी बाबरी ननद यही रहकर इस घर के काम करेगी। आज का मेरा प्लान काम कर गया। कुछ दिन बाद पड़ोस में एक शादी होती है जहाँ वो सभी जाते हैं, लेकिन कुछ देर बाद ही वहाँ हलचल मच जाती है। अरे किसी ने दुल्हन के सोने के कंगन चुरा लिए। हर जगह हबड़ा तबड़ी मच जाती है। तभी सबके बैगों की तलाशी ली जाने लगी। संध्या पूरी तरह घबरा गई, लेकिन जैसे वो तलाशी लेने उनके पास आते, उससे पहले ही सुंदरी ने झट से अपना पर्स अपनी भाभी के हाथ में देकर खुद उनका पर्स ले लिया। और जब तलाशी हुई तो वो कंगन उस बैग में से निकले। जी वो माफ करना, कमला काकी मुझे रेनू के कंगन दिखा रही थी, तभी शादी की रस्म के लिए हमें किसी ने बाहर बुला लिया और जल्दी में मैंने वो कंगन अपने बैग में रख लिए और शादी की हबड़ा तबड़ी में ये देना मेरे दिमाग से निकल गया। सुंदरी का स्वभाव सभी जानते थे, इसलिए सबने उसकी बात मान ली। संध्या को अपनी गलती पर बड़ा पछतावा हो रहा था। मुझे माफ कर देना सुंदरी, मैंने आज तक तुम्हारे साथ कितना गलत किया और तुमने आज मुझे ही सबके सामने बेइज्जत होने से बचाया। आप मेरे लिए सिर्फ भाभी नहीं, बड़ी बहन है और मैं अपनी बहन को सबके सामने झुकते नहीं देख सकती थी। मैं आज तक वो हर काम मुस्कुराकर करती रही जो आपने बोला। आपकी सब हरकतें मुझे समझ आती थी, यहाँ तक कि मेरा रिश्ता टूटने तक की बात भी मुझे पता है कि उसमें भी आपका ही हाथ था। लेकिन आपका और भैया का रिश्ता खराब ना हो, और माँ बाबूजी आपको इतना मानते हैं, साथ ही पड़ोसियों की नजरों में आप ना गिरो, इसलिए मैंने ये सब किया। भाभी मैं बावली नहीं हूँ, समझदार हूँ, लेकिन कई बार रिश्तों को जोड़े रखने के लिए बावला बनना पड़ता है। दरअसल वो कंगन संध्या ने चुराए थे, लेकिन सुंदरी ने उसे बचा लिया। अगले दिन संध्या की माँ का फोन उसे आता है। हेलो संध्या बेटी, तूने उस बावली से उसकी एफडी पर साइन ले लिए या नहीं? माँ बेकार की बातें ना करके मेरे ससुराल वालों का हालचाल जानने के लिए फोन करो तो ही बेहतर होगा। ये कहकर संध्या फोन काट देती है। अब दोनों ननद भाभी का रिश्ता काफी मजबूत हो चुका था। बड़ी सी नदी के किनारे बसे गरीब घर में आज नई बहू निशा का गृह प्रवेश हो रहा है। नदी के पास बसे घर के बाहर वो दरवाजे पर खड़ी है और वो नदी और अपने ससुराल को देखकर मुंह बना रही है। पापा ने मुझे ये बात तो बता दी कि नदी के पास मेरा ससुराल है, पर ये नहीं बताया कि मेरा ससुराल झोपड़पट्टी का बना है। बहू अपने सीधे पैर से पहले कलश गिराकर गृह प्रवेश करो। निशा अपना गरीब ससुराल देखकर मुंह बना रही होती है और अपनी सास के कहने पर जैसे ही कलश को गिराने लगती है कि तभी नदी से एक बड़ी सी लहर आती है, जिसमें निशा और निखिल दोनों पूरी तरह से गीले हो जाते हैं। साथ ही कलश में भी पानी बह जाता है। माफ करना बहू, अभी मौसम कुछ दिनों से ठीक नहीं है, इसलिए नदी के पानी का स्तर बढ़ा हुआ है और पानी की लहर की वजह से कई बार पानी घर में भी आ जाता है। मैंने तुम्हारे ससुर को कितनी बार बोला कि घर के बाहर सीढ़ियाँ निकाल दें ताकि नदी का पानी घर में ना आए, पर ये हैं जो सुनते ही नहीं। अरे भाग्यवान, क्यों नाराज होती हो? शिकायत बाद में कर लेना, पहले बहू का गृह प्रवेश करवाओ। माँ जी जो भी रस्में हैं जल्दी खत्म करो। पूरी तरह से गीली हो गई हूँ मैं और मुझे इरिटेशन होती है जब मैं गीली रहती हूँ। इतना बोलकर निशा अपने पति के साथ अपना गृह प्रवेश पूरा करती है और जब वो घर में जाती है तो घर में जाती ही उसे बदबू आने लगती है और वो अपनी नाक बंद कर लेती है। यहाँ कितनी बदबू आ रही है, समझ नहीं आ रहा सीलन की बदबू है या किसी और चीज की, और ये जमीन भी गीली है। अब क्या मैं गीले पर बैठूं?
निशा तुम इतनी भड़क क्यों रही हो? घर में चारपाई रखी है, तुम उस पर बैठ जाओ। निखिल तू शांत हो जा, बहू अमीर घर से आई है, उसको आदत नहीं होगी ना इन सब की, इसलिए वो थोड़ा चिड़चिड़ी हो रही है। बहू तुम आराम करो। क्योंकि निशा अमीर घर से आई थी इसलिए शांति अपनी बहू की परेशानियों को समझने की कोशिश करती है और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। ऐसे ही एक सुबह निखिल और विनोद सुबह जल्दी उठकर नदी में नाव चलाकर मछलियां पकड़ने जाते हैं। पापा ये देखो मेरी जाल में आज कितनी सारी मछलियां फंसी हैं। आज तो अच्छी कमाई होगी मार्केट में। हाँ सही कहा तूने। जल्दी से किनारे जाकर बाल्टी में सारी मछली अलग करके घर चलते हैं और आज मैं तेरी माँ से कहूँगा कि हमारे लिए थोड़ी मछलियाँ बना दे। विनोद और निखिल मछली लेकर नाव से किनारे जाते हैं और हर एक बाल्टी में एक तरह की मछलियां अलग अलग कर घर जाते हैं और मछली की बदबू से ही निशा को उल्टी होने लगती है और एक बार फिर वो चिड़चिड़ी हो जाती है। अगर मुझे पता होता आप लोग गरीब के साथ घर में इतनी गंदगी रखते हैं और नदी के पास रहकर मेरी ये हालत हो जाएगी तो मैं यहाँ कभी रहने ही नहीं आती, भले ही सारी जिंदगी कुंवारी रहती। निशा हम जानते हैं कि तुम अमीर घर से हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी कहो। हमने जबरदस्ती नहीं की थी। और भाभी पूरा गांव जानता है कि आप कितनी घमंडी हैं। आपकी कहीं शादी नहीं हो रही थी क्योंकि आपको लोगों में कमियां निकालने की आदत है, इसलिए मजबूरन आपको मेरे भैया से शादी करनी पड़ी। अरे बस कर काजल, तुझे कितनी बार मैंने बोला है अपनों से बड़ों से तमीज से बात करते हैं। एक बार फिर शांति बात को संभाल लेती है और निशा मुंह बनाकर बैठ जाती है। समय यूं ही गुजरता है और एक दिन निशा के मायके से बुलावा आता है। निशा तुम तो जानती हो ना कि यहाँ कोई रोड नहीं है, हमें नदी पार करके ही तुम्हारे मायके जाना होगा, इसलिए तुम थोड़ी जल्दी से तैयार हो जाओ। हाँ बस 10 मिनट दो, वैसे भी मायके जाऊंगी तो कम से कम इस झोपड़पट्टी से तो कुछ दिन दूर रहने को मिलेगा। अब तो गर्मी भी लग रही है खड़े खड़े। इतना बोलकर निशा तैयार होती है और निखिल के साथ नदी किनारे जाती है जहाँ वो दोनों नाव के आने का इंतजार करते हैं। और कितना टाइम लगेगा इस नाव वाले को आने में? निशा वो नाव ट्रेन बस गाड़ी नहीं है जो 5 मिनट में आ जाएगी। देखो आ रहा है नाव वाला, 10 मिनट और रुक जाओ। एक तो वैसे भी मौसम इतना खराब है, ऊपर से इस नाव वाले को भी इतना टाइम लग रहा है। तेज हवा और आंधी चल रही थी जिस वजह से निशा का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। कुछ ही देर में नाव वाला आता है और निशा निखिल के साथ नाव में बैठ जाती है। जैसे ही नाव चलती है तेज आंधी तूफान चलने की वजह से पानी में लहरें उठती हैं जिस वजह से उसकी नाव हिलने लगती है और निशा डर जाती है। पता नहीं कहाँ आकर फंस गई, यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं लगता। कुछ ही देर में निशा निखिल के साथ नाव में नदी के दूसरे किनारे अपने मायके पहुंचती है जहां वो 2 दिन रहती है और एक बार फिर नाव में बैठकर अपने ससुराल वापस आ जाती है। और जैसे ही नाव से उतरकर अपने घर की तरफ जाती है तो वो देखती है कि पूरा रास्ता गीला है। यहाँ तो पूरा गीला है, पानी भरा हुआ है। मैंने कभी भी गंदी जगह पर पैर नहीं रखा और अब मुझे ससुराल की वजह से ऐसे रास्ते से होकर जाना पड़ रहा है। घर के बाहर गीला कीचड़ देखकर निशा और मुंह बनाती है और घर में जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक रात पूरा परिवार जमीन पर सो रहा होता है क्योंकि घर अंदर से भी गीला था, इसलिए जमीन ज्यादा ठंडी थी और अब निशा को रात में ठंड लगने लगती है और तेज बुखार चढ़ जाता है। काजल अपनी भाभी के बगल में सो रही थी। वो जैसे ही करवट लेती है उसका हाथ निशा के ऊपर जाता है और काजल की आंखें खुल जाती हैं। माँ उठो, भाभी की तबीयत खराब है, भाभी बुखार से तड़प रही हैं, देखो वो कैसे कांप रही हैं। बहू क्या हुआ तुझे? तेरी तबीयत खराब थी तो तूने हमें बताया क्यों नहीं? क्या बताती माँ जी, आप लोगों को यहाँ सब कुछ कितना दूर है। मुझे लगा मैं ठीक हो जाऊंगी पर मेरा बुखार तो बढ़ गया। बहू तुम फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा। निखिल तू अभी बहू को डॉक्टर के पास ले जा, मैं नाव वाले को बुला कर लाता हूँ। विनोद जल्दी से बाहर जाता है और नाव वाले को बुलाता है। निखिल चादर लेकर निशा को ओढ़ा देता है और नाव में बैठकर दवाई लेने जाता है। कुछ देर में निशा दवाई लेकर नाव से ही घर वापस आती है और इस बार उसे रात का नजारा काफी अच्छा लगता है। कितना अच्छा नजारा, अब तो बुखार भी कम लग रहा है मुझे। आज से पहले मुझे ये नींद इतनी अच्छी नहीं लगी। चलो तुम्हें कुछ तो लगा। निशा और निखिल घर पहुंचते हैं। घर जाकर निशा दवाई खाकर आराम करती है। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और विनोद अपनी बहू की तबीयत खराब देख घर के बाहर 3 सीढ़ियां बनवा लेता है जिसमें नदी का पानी अब घर में नहीं आता और क्योंकि अब घर सूखा रहता है इसलिए गर्मी और धूप की वजह से घर गर्म हो जाता है। कितनी गर्मी लग रही है। 2 दिन से पहले तो इतनी गर्मी नहीं लगती थी और ये जमीन ठंडी से गर्म कैसे हो गई? मुझसे तो बैठा ही नहीं जा रहा। इससे तो अच्छा पहले था, नदी का पानी घर में आता था तो जमीन तो ठंडी रहती थी और ना ही इतनी गर्मी लगती थी। भाभी ये आप कह रही हो जैसे गीलेपन से प्रॉब्लम थी?
हाँ मैं कह रही हूँ, क्योंकि अब मुझे आदत हो चुकी है और मुझे ये गर्म जमीन पसंद नहीं आ रही। कुछ करो ताकि मैं गर्मी बर्दाश्त कर सकूं। अपनी भाभी के कहने पर काजल बाहर से थोड़ा सा मिट्टी और पानी लेकर आती है और पूरा घर लीप लेती है, जिससे जमीन फिर से ठंडी हो जाती है। समय यूं ही गुजरता है और धीरे धीरे निशा का बर्ताव बदलने लगता है। और ऐसे ही एक सुबह, निखिल, तुमने कहा था कि मैं कभी सुबह जल्दी उठकर देखूं नदी का नजारा और मौसम। आज मैं जल्दी उठ गई और पिछले कुछ दिनों से बहुत गर्मी है, इसलिए क्या मैं भी तुम्हारे और पापा के साथ फिश पकड़ने चलूं? हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं, पर नदी किनारे काफी मछुआरे आते हैं, तुम्हें मछलियों की बदबू आएगी और जमीन भी गीला होगा। कोई बात नहीं पापा जी। निशा का बदला रूप देखकर पूरा परिवार दंग रह जाता है। अब निशा अपने ससुर और पति के साथ मछली पकड़ने के लिए नदी के पास जाती है और नाव में बैठ नदी के बीच में पहुंचती है। निखिल, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। नदी में कितने सारी रंग बिरंगी मछलियाँ हैं। हम इनमें से कुछ मछलियाँ पाल क्यों नहीं लेती? और मुझे आप सब माफ कर दीजिए, यहाँ सब कुछ मेरे लिए बहुत नया था। मैंने आपके साथ जो बदतमीजी की उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। इतनी बदतमीजी करने के बाद भी आप लोगों ने मेरा कितना ख्याल रखा है। कोई बात नहीं। तो क्या अब मैं कुछ मछलियाँ पानी के लिए रख लूँ? बेटा, ये मछलियाँ फालतू नहीं है। विनोद भाई साहब, बताओ अपनी बहू को। हाँ निशा, अगर मुझे कोई कभी पालतू मछली मिली तो मैं तुम्हारे लिए जरूर लेकर आऊंगा। अच्छा, अब मैं आगे जा रहा हूँ गहराई में, तो तुम काका की नाव में घर जाओ। निखिल के कहने पर निशा घर आती है और कुछ देर बाद निखिल नदी से कुछ मोतियां इकट्ठा करके घर आता है और निशा को देता है। ये मोती तो नदी में मिलती है, बहुत कीमती होती है। तुम मेरे लिए लेकर आए, बहुत प्यारी लग रही है। मैं इसका हार बनाऊंगी। मुझे नहीं पता था कि नदी किनारे घर होने का इतना फायदा होता है। मैं बेकार ही कुछ दिनों से परेशान हो रही थी। यहाँ तो मुझे बहुत मजा आ रहा है। न सिर्फ अब निशा को अपने ससुराल में अच्छा लगता है, बल्कि निशा का बदला रूप देखकर उसके ससुराल वालों को भी काफी अच्छा लगता है। और एक दिन शांति निशा को शाम के वक्त नदी किनारे ले जाती है, जहां डूबता सूरज देख दोनों सास बहू बैठकर बातें करती हैं और निशा अपनी सास से कहती है, माँ जी, मेरा सपना था कि मेरा ससुराल नदी किनारे हो और मैं अपने परिवार के साथ सनसेट देख सकूं। आज मेरा वो सपना पूरा हुआ। अब तक मैंने जितना भी आप लोगों को परेशान किया उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। बहू, माफी मत मांग। नई जगह आने में और वहाँ एडजस्ट होने में थोड़ा समय लगता है, और तू तो इतने बड़े घर की बेटी है, तुझे तो बहुत दिक्कत हुई होगी हम गरीबों के साथ एडजस्ट होने में। मैं समझ सकती हूँ, आप सब कुछ भूल जा। निशा नदी किनारे ससुराल में एडजस्ट हो जाती है और हंसी खुशी जिंदगी जीती है।